पिछली क्लास में हमने एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन किया था, ड्रीम्स कॉर्पोरेशन वाला। यस, तो उसमें हमने एक अंडरस्टैंडिंग ली थी कि ओवरहेड्स की कंपोजिशन क्या होती है, फिक्स और वेरिएबल क्या होता है, रेट्स कैलकुलेट किया था और बस रेट कैलकुलेट हमने छोड़ दिया था। फाइन। एक इसके साथ एक और सवाल है, बहुत ही आसान है, इसको भी हम अटेम्प्ट कर लेते हैं। यस, किसी के पास ना हो ये हैंडआउट, पिछली क्लास वाले हैंडआउट पीछे भी दे देगा। बाकी सबके पास है। राइट साइड पे एक और सवाल दिया हुआ, बहुत पुराना है लेकिन ये बड़ा रेलेवेंट बुक का सवाल है ये, तो इसलिए जो है मैंने यहाँ पे इसको रिप्रोड्यूस कर दिया था। इसमें और पिछले सवाल में जो फर्क है वो ये है कि यहाँ पे एस्टिमेशंस नहीं करवाई है, आइडेंटिफिकेशंस नहीं करवाई कि फिक्स है, वेरिएबल है, तो थोड़ा सा आसान सवाल हो गया। तो हम इसको 5-7 मिनट के अंदर क्विकली अटेम्प्ट कर लेते हैं, ये डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो सर जी ग्रुप बेटा, पे भेज दो। वैसे ये लास्ट टाइम का भेजा हुआ है लेकिन मैं फिर भी भेज देता हूँ। सीवा नहीं है, हसन देख लो यार मैं एडिड हूं कि नहीं हूं इसमें। सर कैफ 357 में। अच्छा, कैब 357, सॉरी, कैब 35720, ठीक है। यह सबसे पहले जो है वो कंप्यूटेशन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड करें, तो इसमें देखना है कि कौन से एक्सपेंसेस ओवरहेड में आएंगे और नहीं आएंगे, वेरी क्विकली, कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं है।
हाँ बोलो बोलो। हाँ तो लेंगे बिल्कुल, इफेक्टिव ओवरहेड हो तो बिल्कुल लेंगे। देखिए मैंने आपसे कहा था, बार बार आप मुझसे पूछते थे कि ये एस्टिमेशन जो है वो कितने पीरियड का हो सकता है, तो मैंने कहा था कि वो डिपेंड करता है, साल का भी हो सकता है, महीने का भी होता है, क्वार्टरली भी हो सकता है। तो यहाँ पे उसने 1 महीने का दिया हुआ है। तो अगर आप डेटा देखें, असल में क्योंकि पहली लाइन तो आप लोग पढ़ते ही नहीं हो, लिफ्ट ही नहीं कराते, तो उसमें पहली लाइन में जो है वो लिखा हुआ है कि वो 1 महीने के लिए है, ठीक है ना। तो दिस इज फॉर द मंथ ऑफ मार्च। तो मैंने यहाँ पे एम्फेसिस के लिए लिख भी दिया है। यस, वेरी क्विकली अमाउंट बताइए, टोटल कितना आया? 18,000। सॉरी, बिल्कुल ठीक है, गुड हो गया। अब मैंने पिछले क्लास में दिया तो मुझे स्टूडेंट जो है वो वहां पे कॉर्नर तक पहुंचा, तो मुझे कह रहा था कि सर मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, सिर्फ आप उसको देख लें कि सही है कि नहीं। तो मैंने तो कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जो इतने क्यूरियस होते हैं कि मैं कभी कभी कहता हूँ ना कि यार ये सवाल इतना आसान है कि मैं नीचे जाऊंगा और हो चुका होगा, तो सीढ़ी तक जाते हो गया उसका। तो जिसका नहीं आया उसके लिए, अब देखिए सबसे पहले उसने तफरी करने की कोशिश की, एडवर्टीजमेंट। ये मैं आपसे कह रहा हूं कि वो इररेलेवेंट डेटा देगा और ओवरहेड की बात कर रहा है, तो वो ना दे ना, क्यों नहीं दे? उसका दिल नहीं है क्या? तो वो तो देगा आपको। तो देयरफॉर हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, लिस्टिंग ऑफ ओवरहेड कर रहे हैं, पावर एंड अच्छा जो नहीं आता ना, अब आपके पास कोई जवाब नहीं है कि सर मैं पिछली क्लास में नहीं था, तो रिकॉर्डिंग भी है। अब तो हम आपके घर पे आके समझा जाते हैं, ठीक है ना। अब फिर भी अगर आप ना समझे तो फिर तो एक, ठीक है ना। तो पहले तो ये बहाना होता था कि मैं नहीं आया तो ये हो गया वो हो गया, तो अब तो सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। अब सिर्फ आपका जनरल ओवरहेड, जनरल अदर जनरल एक्सपेंसेस को मैं नहीं ले रहा, डायरेक्ट मटेरियल तो लेना ही नहीं है, डायरेक्ट लेबर भी नहीं लेना, इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट जो है वो 3550, इनडायरेक्ट लेबर 3450, सुपरवाइजर बोलो बोलो, कौन? सुपरवाइजर, ठीक है ना। तो क्या हो गया, फैक्ट्री। हाँ, क्योंकि देखो वो इनडायरेक्ट हो गया, वरना तो वेजेस नहीं है, वेजेस को तो हम उसको कहते हैं डायरेक्ट कहते हैं। लेबर फ्रिंज बेनिफिट्स कभी ये वर्ड यूज हो जाता है, इसीलिए डिफरेंट क्वेश्चंस को करने का ये फायदा होता है। लेबर फ्रिंज बेनिफिट्स को बताएगा क्या होता है? परक्विजिट्स। लेबर फ्रिंज बेनिफिट्स क्या होता है कि आपके पास एक तो होती है डायरेक्ट तनख्वाह होती है, एक होता है उसके साथ कुछ एसोसिएटेड जो है बेनिफिट्स होते हैं। तो जो एसोसिएटेड बेनिफिट्स होते हैं उसको हम कहते हैं लेबर फ्रिंज बेनिफिट्स। फॉर एग्जाम्पल, आपने जो है अगर आपको जो है वो कुछ पीरियड की जो है वो लीव्स हैं, ठीक है ना, और अगर आपने वो लीव्स नहीं की तो वो इनकैश भी हो सकती है। तो अगर वो जो इनकैश होगी तो उसको हम कहेंगे लीव इनकैशमेंट, और लीव इनकैशमेंट जो है वो क्या होगा, लेबर फ्रिंज बेनिफिट्स फ्रिंज में।
इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है ना वो सुनिएगा, ये आपको कभी भी क्योंकि आप लोग की किताबें पढ़ने का तो आदत नहीं, ठीक है ना, तोबा तोबा, ठीक है ना। तो किताबें, हम तो एक किताब पढ़ते थे तो मुंह का जायका जो है अभी, स्टार्टर भी जो है वो हो जाता है आपका, हमारा तो मुंह का जायका ही जो है वो अभी बनता नहीं था। तो एक, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, तो इसी किताब के अंदर उसने बेनिफिट्स के बारे में एक पैराग्राफ दिया, उसने कहा फ्रिंज बेनिफिट, सुनिएगा, ठीक है। मैं आपको कोई भी चीज बता रहा हूं, मैंने बार बार कहा है, मुझे बिल्कुल एहसास है कि आपका एक सेकंड अगर मैं जाया करूंगा तो बहुत बड़ा क्राइम होगा, ठीक है ना। तो आई कैन नॉट थिंक ऑफ वेस्टिंग योर इवन अ सेकंड। तो जो भी चीज बता रहा होता हूं वो बिल्कुल रेलेवेंट होगी। देखें, उसने कहा कि फ्रिंज बेनिफिट्स ऑफ डायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट लेबर। अगर डायरेक्ट लेबर की फ्रिंज बेनिफिट्स है तो कहां जाएगा? हाँ, वो डायरेक्ट लेबर में नहीं जाएगा। डायरेक्ट लेबर का हो या इनडायरेक्ट लेबर का हो, वो दोनों का दोनों फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा। अब ये बात लॉजिक लगाएं तो क्या नजर आता है, या डायरेक्ट का है तो वो डायरेक्ट लेबर में जाना चाहिए और इनडायरेक्ट का है तो फैक्ट्री ओवरहेड में नहीं। वो कहता है कि नहीं, क्योंकि डायरेक्ट का मतलब है कि वो होगा जरूरी, लेकिन फ्रिंज बेनिफिट्स हो भी सकता है, और इसके लिए वो कहता है उसको कहां डालना है? फैक्ट्री ओवरहेड में। अब मैं अपनी लॉजिक लगाऊं तो डायरेक्ट लेबर के ऊपर फ्रिंज बेनिफिट्स तो कहां ले जाओगे? तो अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या बनती है, जब आप जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग करोगे उस 5% जो है वो लेबर फ्रिंज बेनिफिट्स है, तो आपने डायरेक्ट का डायरेक्ट में लेके चले गए, वो गलत हो जाएगा। डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, दोनों लेबर का फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा। ये नहीं पूछता, मतलब कहीं कोते में पड़ा हुआ है, लेकिन अब तो क्योंकि एग्जामिनर के हाथ में वो किताब है नहीं, अब उसके हाथ में मेन चीज क्या है? स्टडी टेक्स्ट। तो स्टडी टेक्स्ट को जो है वो पढ़ लो, और खास करके थ्योरी के स्टडी टेक्स्ट को पूरा पढ़ लो, तो आपके लिए बहुत काम की चीज है। क्योंकि वो करता ये है कि जो चीजें हो गई ना, अब उसको कोई अनयूजुअल चीज नजर आती है फौरन वो मार्क कर लेता है, और फिर मौके पे वो डालता रहता है। तो ये चीज मैंने आप, फिर आके जाके एग्जाम के करीब बताऊंगा कुछ चीजें और। डेप्रिसिएशन प्लांट और मशीनरी दोनों का आ जाएगा यहाँ पे 4,000 रुपए। मार्केटिंग नहीं आएगा, एडमिन नहीं आएगा, इंश्योरेंस ऑफ प्लांट ये आ जाएगा। ये पिछली क्लास वाला है बेटा, हैंड आउट। और अदर फैक्ट्री ओवरहेड, तो मैंने इसलिए अदर जनरल एक्सपेंसेस के लिए अदर फैक्ट्री ओवरहेड वो यहां पे आ जाएगा। तो ये आपके पास 18,000 इसकी अमाउंट आ गई, ठीक है। ये पिछला वाला है, नहीं है? हाँ, ये जिस जिसके पास नहीं वो ले लो। नाउ रिक्वायरमेंट क्या मांग रहा है आपसे? वर्क आउट द कॉस्ट ऑफ F1 एंड F3, दो जॉब्स F1 एंड F3। कितने जॉब्स में काम हुआ है इस महीने में? 4 के ऊपर। इसका मतलब है कि 2 कंप्लीट भी होंगे, F1 एंड F3, तो उसकी कॉस्ट मांग रहा है, ठीक है। अच्छा, तो लेकिन वो कॉस्ट निकालने से पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? कंप्यूटेशन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। अब ये एस्टिमेटेड नहीं है, ये एक्चुअल है। मैंने कहा था ना कि एक्चुअल के बेसिस पे हो या एस्टिमेटेड बेसिस पे हो, आपका प्रोसेस सेम होगा। कितने बेसिस पे मांग रहा है आपसे? 4। तो नंबर 1 डायरेक्ट लेबर आवर्स बेसिस। अब जरा सा तवज्जो के साथ जी, ओवरहेड कितना आ गया? 18,000 डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय 9,000। ये जो आप बेटा जवाब दे रही हो, पहले की क्लास ली हुई तो नहीं है? नो सर, हमने बुक में देखा था एक बार। नहीं बस सही है। नहीं वो सही है, मतलब वो मैं अगर पहले की क्लास अगर आप जवाब दे रही हैं तो बहुत अच्छा है, और ऐसे स्टूडेंट्स तो हमें चाहिए कि हम देखें कि हमारी भी आंखें खुश हो।
तो कम से कम कोई ऐसा स्टूडेंट आ रहा हो जो जवाब दे रहा हो और सही भी दे रहा हो। सर हमने ना बुक की समरी बना ली है ना, तो उससे थोड़ी हेल्प हो जाती है। गुड हो गया, चैप्टर की ओवरहेड्स की हमने समरी बनाई है। सही है। अब देखना ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो पहले से जो है, आप तो करने के बाद नहीं करते, क्लास मिस होने के बाद नहीं देखते, और कुछ लोग जो है पहले से ही जो है, मैं इसीलिए तो कह रहा हूं कि ऐसे स्टूडेंट्स तो कम से कम क्लास में आए, दूसरों के लिए मॉडल भी बने। और हाँ, तो में ऐसे स्टूडेंट ना, अल्लाह मियां ने 48 घंटे बनाए होते, 12 घंटे बनाए होते, तो टाइम ही नहीं बचता है ना। बड़े मस्त खुश हो रहे हैं, देखो हम जलील भी हो रहे हैं, कितनी खुशी हो रही है। अब यार कल करो यार, कुछ तो चले, ऐसे ही खुश रहे आप, है ना। आइए आइए अपने वापस जी। और कोई क्विकली देखो, जब मैं पूछ रहा हूं उसकी इंपॉर्टेंस है, यस क्विकली, गलती करो गलती करो, यही तो नहीं करना ना, इसीलिए मैं गलतियां करवा रहा हूं। करें गलती ताकि ये पॉइंट सामने है। मैंने आपसे क्या कहा था, एस्टिमेशन जितने उसका होगा, बेसिस भी उतने पीरियड का ही होगा। ये पूरे मार्च का है, तो मार्च के ऊपर सिर्फ एक जॉब पे काम हुआ है या चारों जॉब के ऊपर? तो ये जो ओवरहेड है वो चारों जॉब के ऊपर लगा होगा या सिर्फ 2 जॉब के ऊपर? तो सबका मिला के लेंगे ना। तो स्टूडेंट क्या करते हैं कि 2 का ले लेते हैं, क्योंकि F1 और F3 कंप्लीट नहीं, क्या होगा, तो टोटल लेबर आवर्स लेंगे ना यहाँ पे 1 महीने का, तो टोटल लेबर आवर्स कितने लगे हैं, 9000। ये कॉमन मिस्टेक हो जाती है। उसमें सवाल करने के ऑब्जेक्टिव्स यही है ना, सवाल तो बहुत हल्का सा है, लेकिन इस किस्म का सवाल आपको नॉर्मली बुक्स में नहीं मिलेगा। बहुत एक किताब में पढ़ा हुआ है, ये है मैड्स एंड की किताब का है, मैड्स एंड। असल में नाम इसलिए आप पहली दफा सुन रहे हो क्योंकि ये अमेरिकन बुक है, और हम जिस वक्त पढ़ते थे, कोई भी चार्ट अकाउंटेंट पुराना वो इस किताब को पढ़े बगैर क्वालिफाई नहीं हुआ। मतलब ये किताब जो है, आप समझें कि बिल्कुल आपका बेस बुक हुआ करती थी, और बहुत ही आला किताब। सॉरी, क्योंकि ये ओवरहेड कितने हैं, सबके मिला के महीने के, तो हमें क्या चाहिए इस महीने के लिए, तो उसने आपको महीने का अलग से नहीं निकाल के दिया, तो उसने अलग अलग करके दिया, तो हमने ये ले लिया। तो कितना आया, ₹2 पर आवर। मैंने आपसे ये और चीज समझाई थी, देखिए अब ये बार बार ना हो ना, अब एक दफा मैं कई दफा बता चुका हूं कि अगर डिनोमिनेटर इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स या आवर्स होंगे तो आपका रेट जो है वो पर आवर आ जाएगा, और अगर डिनोमिनेटर इन टर्म्स ऑफ रुपीज हो तो परसेंटेज में आ जाएगा। ठीक है, यस। नंबर 2, मशीन आवर बेसिस 18,000, 4,500 is equal to ₹4 per hour. Number 3, direct labor cost basis 18,000 divided by 20,000, 20 है, 30,000 into 100 is equal to 60% of direct labor cost. Number 4, direct material cost basis 18,000 divided by 20,000. इस चैप्टर के ना, क्योंकि वो अकाउंटिंग की तरह ये नहीं ना कि बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट और ये बना लिया तो हमें लगा कि हाँ ये कंप्लीट हो गया। देखिए कॉस्टिंग के अंदर आपको अगला साल सेम नहीं मिलेगा, लेकिन सिमिलर जरूर होगा, कॉन्सेप्ट जरूर होंगे। तो जब जैसे ही कोई नया सवाल आता है और उसके अंदर कोई
कोई चीज डिफरेंट होती है तो फौरन आपके दिमाग में आता है हमें तो नहीं आता, हमने तो किया ही नहीं है। तो आपको कॉन्सेप्ट डेवलप करने हैं रादर देन कोई सवाल की तरफ जाना है। तब लेकिन हमने पहले इसका कॉन्सेप्ट डेवलप कर लिया कि इसकी कंपोजिशन क्या होती है। अब इसके पीछे भी जाता है एग्जामिनर तो भी हमने समझ लिया कि ये वेरिएबल है, फिक्स है या सेमी वेरिएबल है। फिर रेट निकालने का तरीका समझ लिया। अब जो भी लैंग्वेज यूज करे, कोई एस्टिमेशन और इन्वॉल्व करे तो वो सवाल की नौयत के हिसाब से। तो अभी मैं आपको और प्रैक्टिस कराता हूँ। तो स्टूडेंट को समझ में नहीं आता कि तो हमने क्या किया, मतलब हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है। तो मैंने आपको पहली क्लास में समझा दिया था सबसे पहले कि व्हाई वी आर कैलकुलेटिंग द रेट, उसके बगैर हमारी कॉस्टिंग हो ही नहीं सकती। तो ऑब्जेक्टिव हमारा ये है, तो एग्जामिनर इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए इस तरीके से देख रहा होता है। यस, अब हम आते हैं अपनी रिक्वायरमेंट की तरफ। इसकी रिक्वायरमेंट क्या थी? कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ F1 एंड F3 चारों बेसिस पे करना है। तो पहले बेसिस पे अगर हम करते हैं यूजिंग पहला बेस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बेसिस ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, तो F1 F3। F1 की डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, direct material of F1 is 4,000 and 6,000. Direct labor cost is 12,000 and 6,000. अच्छा, इन दोनों को टोटल करें तो क्या आता है? नहीं, इसको कहते क्या है? प्राइम कॉस्ट। देखो चलते चलते ये सारी से वर्ड यूज करें, प्राइम कॉस्ट ये है तो आपके दिमाग में तो हो तो व्हाट इज, सवाल में कभी दे सकता है प्राइम कॉस्ट, तो आप ढूंढ रहे होंगे डायरेक्ट लेबर तो दिया ही नहीं, डायरेक्ट लेबर इसके अंदर इंक्लूडेड है, डायरेक्ट लेबर इसमें इंक्लूडेड है, इज नोन एज प्राइम कॉस्ट। अच्छा, फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड F1 F3। बेसिस कौन सा यूज करें? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर नहीं, पहले आवर्स, डायरेक्ट लेबर आवर्स यूज कर ले, जो उसने कहा उसी सीक्वेंस में ले ले। तो डायरेक्ट लेबर आवर्स बताइए कितना आ रहा है? वो तो आ गया 2 पर आवर, कितने घंटे? तो डायरेक्ट लेबर, क्योंकि हम किसकी कॉस्ट मालूम करना चाह रहे हैं? F1 पे, तो हम क्या देखेंगे? F1 के ऊपर डायरेक्ट लेबर कितने लगे, ठीक है ना। तो आपको F1 पे डायरेक्ट लेबर आवर्स जो लगे थे वो 4,000 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 8,000। फिर F3 में कितने डायरेक्ट लेबर आवर्स लगे थे? 1,000 इंटू 2 इज इक्वल टू 2,000। देखिए, आप रिक्वायरमेंट को दोबारा पढ़ें, आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है। यही कह रहा था ना, कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ F1 एंड F3 यूजिंग डिफरेंट बेसिस। तो एक बेस यूज हो गया, इसी तरीके से 3 बेसिस पे और कर लेंगे। दूसरा कौन सा बेसिस? मशीन आवर यूजिंग अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूं, अपना टाइम एग्जाम में सेव करने के लिए प्राइम कॉस्ट ले लेता हूं, क्योंकि ये तो कॉमन ही रहेगा ना हर सवाल में, हाँ या नहीं? ये तो कॉमन ही रहेगा हर सवाल में।
नहीं, F3 का कितना है? F3 का डायरेक्ट मटेरियल जो है 6000, 1000 डायरेक्ट लेबर है। आप ये कह रही है ना F3 का, तो डायरेक्ट मटेरियल देखें F3 के कॉलम में डायरेक्ट मटेरियल कितना है? अच्छा, तो अब मैंने क्या किया, अगर मैं बार बार लिखूं तो भी बात एक ही है, अगर डायरेक्टली प्राइम कॉस्ट लिख दूं बात एक ही है। तो मैं, क्योंकि हमारा ये तो सेम रहेगा ना, क्योंकि हम तो ये देख रहे हैं क्योंकि डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर जो है वो तो आपका चेंज नहीं हो रहा, वो तो एक्चुअल है। जो हम क्या कर रहे हैं, फैक्ट्री ओवरहेड को अप्लाई कर रहे हैं। तो ये तो हमने पहले भी सबसे पहले लिखा था, अगर आपको याद हो, ये एक्चुअल, ये तो चेंज अप्लाइड की वजह से चेंज होता रहेगा। आपसे एक मिनट, मैंने आपसे क्या कहा था कि हम पूरे ओवरऑल बेसिस पे रेट निकालते हैं क्योंकि हमारे पास इंडिविजुअली नहीं होता, ठीक है ना। अब हमने देखा कि हमारा रेशो क्या बना, अगर हम डायरेक्ट लेबर, असल में अभी तक आप फैक्ट्री ओवरहेड का रेट का समझे नहीं, अब समझे। हमने कहा कि हमारा पूरा जितने भी ओवरहेड होंगे वो ये होंगे, क्योंकि ओवरहेड जो है वो अलग जॉब वाइज नहीं इनकर्ड हो रहे, वो ऐसे होल लग रहे होते हैं। तो हमें नहीं पता चल रहा था कि इस जॉब के ऊपर कितना ओवरहेड लगना चाहिए। तो हमने क्या किया, पूरे ओवरहेड निकाल लिए, और अगर डायरेक्ट लेबर आवर बेसिस बनता है तो हमने पूरे महीने में कितने लेबर आवर्स लगे हमने ये लगा लिए। तो हमने इससे देखा तो हमारा क्या आ गया, फैक्ट्री ओवरहेड का रेट 2 रुपए। तो हमने ये देखा कि अब आपका जो जितना भी लेबर आवर जिस जॉब के ऊपर लग रहा होगा इतना लगना चाहिए। तो हमने कहा कि इस जॉब के ऊपर कितने घंटे लगे, 4, तो ओवरहेड कितना होना, ये होना चाहिए। तो प्राइम कॉस्ट 16,000 और 12,000, फैक्ट्री ओवरहेड जी F1 और F3। अब कौन सा बेसिस यूज कर रहे हैं, मशीन आवर बेसिस। तो अब क्या देखेंगे, हमने देखा कि मशीन 1800। आवर के बेसिस पे हमारा रेट जो है वो आ रहा था 4। तो इस जॉब के ऊपर कितना मशीन आवर्स लगा, तो इस जॉब के ऊपर जो मशीन आवर्स लगा हुआ है 1800 मल्टीप्लाई बाई 4, 7200। और इसके ऊपर जो लगा हुआ है वो मशीन आवर्स 800। यस, वेरी क्विकली दो आप निकालें। यार हसन को जानते हो, करवा के मुझे क्लास में भेजे। जल्दी जाओ बेटा।
कौन सा बेसिस यूज कर रहे हैं? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो अगर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट देखें तो इस जॉब के ऊपर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 12,000 थी और इसके ऊपर जो है वो 6,000 थी, 60%। सही है। और डायरेक्ट मटेरियल 6,000। मैंने आपसे क्या कहा? 5,000। I cannot think of wasting your time. Is a crime. ठीक है ना? तो देखो मैंने आपसे कहा था कि ये टॉपिक अगर इसके ऊपर डायरेक्ट सवाल नहीं भी आता तो बाकी हर टॉपिक में तो इसकी एप्लीकेशन होनी होनी। तो अगर मैं यहां पे नहीं समझ के जाऊंगा तो अगले हर टॉपिक में जो है वो आपको मसला होगा। तो हम यहां से एक चीज समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये रेट है क्या भला और ये रेट कैलकुलेट कैसे होता है, तो दोनों चीजों को हम समझ रहे हैं। और अब 10 अटेम्प्ट के बाद 10 अटेम्प्ट के बाद एग्जामिनर ने यू टर्न पकड़ा है और उसने जो है अब ये रेट के ऊपर सवाल पूछा है। पहले वो रेट तो हमेशा से पूछता है, वो पूछता है डिपार्टमेंटल जो हमारा सेकंड सेगमेंट है, ठीक है ना। अब इसने इस रेट के ऊपर सवाल पूछा तो अब डेफिनेटली अगली दफा आएगा तो डिपार्टमेंटल के ही चांसेस हैं, लेकिन ये सवाल कम कम पूछते हैं। वो अगले टॉपिक्स के लिए हर जगह पे है। एक दोबारा जो है आपको इस किस्म का सवाल करा दिया है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 31 है, F31, वो आप घर पे करेंगे। ये मैंने आपको एक जनरल टाइप का क्वेश्चन जो है ये इंडियन और यूके की किताबों के अंदर सवाल भरे पड़े हुए हैं इस किस्म के, और हमारा जो पैटर्न है आजकल वो यूके बेस है, ठीक है ना। तो ये जनरल मैं आपको नहीं करवा रहा था, अगली क्लास में 3 मिनट लगेंगे ये सवाल हो जाएगा। अगर इस किस्म का कोई मैं आपसे कह रहा हूं ना तो आपको अपना कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना है। जनरल क्वेश्चन आ गया, अब हाउ यू हैंडल इट। रिक्वायरमेंट पढ़ लें क्या है इसकी। रिक्वायरमेंट जो है, नहीं नहीं ये नहीं, उसमें मशीन आवर रेट मांगा है, शुरू में शायद लिखा हुआ है मशीन आवर, पहली लाइन में लिखा हुआ है कैलकुलेट द मशीन आवर रेट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वही एस्टिमेटेड ओवरहेड डिवाइड बाय मशीन। ये आपका सवाल 5 नंबर या 6 नंबर का सवाल इस किस्म का आ सकता है, ठीक है ना। ये मैं भी नहीं करवा रहा, ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं, सर इसकी ग्रुप पे तस्वीर भेज कि दो। मैं वही कर रहा हूँ। सर वो सवाल की भी भेज दो जो आपने होमवर्क में करने के लिए दी। सवाल की मैं अब ये आपको तीसरी दफा भेज रहा हूँ। ओके,
चले अब एक जनरल टाइप का सवाल बताऊं मैं आपको और आप खुद से अटेम्प्ट करेंगे। और यहाँ पे मेरे हाथ में जो है इस सवाल में हैंडआउट में 3 सवाल हैं और तीनों का सोर्स जो है वो रेड Q&A बाय चार्ल्स फॉक्स, ठीक है ना। मैंने इसका रेफरेंस भी लिख दिया है, तो पहले आप हैंडआउट लें फिर मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 ऑन लेफ्ट साइड जो दिया हुआ है, फ्रेम PLC लिमिटेड, बात मुझे चाहिए तो हाँ, यस ये खुद से आप अटेम्प्ट कर रहे हैं। यस ऑनलाइन पे भी मैं भेजता हूँ। जज़ाकल्लाह। सर इसमें से 2 करना है 3 करना है? ओके कौन सा क्वेश्चन करना है समझ नहीं आ रहा, तो आपने भेजा है ग्रुप पे। ये क्या करी, क्वेश्चन नंबर 2 लेफ्ट साइड पे जो दिया हुआ है, फ्रेम मैन्युफैक्चरिंग कुछ ऐसा सवाल का नाम है। हाँ कंसंट्रेट करो, कंसंट्रेट करो। देखिए जब आपको अपॉर्चुनिटी दी जाती है ना, देखिए अब मैं आपको अगर अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं इसका मतलब है कि ये अब डूएबल है, जब दे रहा हूं तो कम से कम ट्राई तो करें। क्योंकि एग्जाम में देखिए कॉस्टिंग में अगर मैं आपको दे रहा हूं किसी भी तरीके से किसी भी आप रेस्पेक्ट से थोड़ा बहुत ट्राई करें, और फिर इसके बाद देखिए ये सवाल मैंने आपको करवा दिया। अब ये सवाल ऐसा है जो जनरल है, ये सवाल जो है एग्जामिनर मुझसे आप लिखवा लें, ये किसी भी अटेम्प्ट में शॉर्टली एग्जामिनर ने इसको छापना है डिटो, ठीक है ना। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये 100 क्वेश्चन आंसर से जो हम एग्जाम दे रहे थे उस वक्त से छप रहे हैं सवाल इस किताब में से, तो ये सवाल अभी तक एग्जाम में नहीं आया, ठीक है ना। तो ये बड़ा अच्छा है, अगर नहीं भी आया एग्जाम में तो कॉन्सेप्चुअली बड़ा अच्छा सवाल है और डूएबल है। रिक्वायरमेंट पढ़ें पहले, असल में जब मैं सवाल देता हूं ना आपसे नहीं होता तो फिर इसके बाद आपको टेंशन शुरू हो जाती है कि यार कुछ समझ में नहीं आ रहा,
लेकिन थोड़ी सी मेरी आप रिक्वेस्ट समझें कि थोड़ा सा मुझे रूम दें आपको वाकई ही समझाने के लिए, तो अगर मैं करता चले जाऊंगा ना, आप कभी भी सोचोगे नहीं। जब मैं थोड़ा सा आपको रूम दूंगा तो आप सोचोगे, फिर इसके बाद नहीं होगा, मुझे पता नहीं होगा, फिर आप अटेम्प्ट करेंगे। या तो यह है कि आप बोलें तो मैं आपको हमेशा से पूरे सेशन में खुश रखूं और सवालात करवाता चले जाऊं। आपको कभी भी कोई चीज मुश्किल नहीं लगेगी, आप बोलेगे यार बड़ा समझ में आ गया। एक्चुअली समझ में नहीं आया, अच्छा छाप लिया आपने, ठीक है ना। तो थोड़ा सा अपने आप को चैलेंज करवाए, और कॉस्टिंग के अंदर अपने आप को चैलेंज करवाना जरूरी है, ये समझ लें। कॉस्टिंग के अंदर कोई भी सिचुएशन सेम नहीं होगी, हर सिचुएशन प्रैक्टिकली डिफरेंट होगी। सर 1.66 रुपीज आ रहा है। क्या चीज? रेट? जी सर। नहीं, आपने कहा 166 समथिंग, आपने कहा 56%। परसेंट ना? अब देखिए कितना करीब करीब है, 160 166 से होगा 56 से, तो थोड़ा सा राउंडिंग ऑफ का फर्क, 76, ये एवरेज आ गया, जो कि तीनों सही नहीं है। सही ना हो यार, मैं तो आपको हमेशा से कहता हूं सही ना हो। जब सही नहीं होगा जब भी तो मेरी जरूरत पड़ेगी। हाँ, ये भी सही नहीं। वन, सर हमने ना फैक्ट्री ओवरहेड रेट निकाला है अभी तक, वो बता रहे हैं। क्या करें? हाँ हाँ, भाई किसके सही समझ में आया है? यस बताए। 121868 फैक्ट्री ओवरहेड रेट निकाला है अभी तक। नहीं, मुझे तो रेट चाहिए ना। एक मिनट, चले एक मिनट। अच्छा, ये प्रेजेंटेशन जरूरी नहीं है कि इसी तरीके से हो, ये मैं जरा सा, वन 45%।
सही है ये, आपने कैलकुलेटर पे लिख दिया 145, चलो ठीक है, चले। सेकेंड रिक्वायरमेंट में जो ये रिक्वायरमेंट की बी की सेकेंड रिक्वायरमेंट में जो ना अनचार्ज नहीं है, अनचेंज्ड है, तो कह रहे हैं कि जो वॉल्यूम है पिछले साल से इस साल का अनचेंज्ड है, वॉल्यूम सेम है। हमने कहा था ना कि एस्टिमेशंस के लिए आपको सबसे पहले तो क्या देखना पड़ता है, वॉल्यूम क्या है, तो दोनों पीरियड का वॉल्यूम सेम है, एक बात तो ये क्लियर हो गई, ठीक है ना। हम एस्टिमेशंस कर रहे हैं, इसकी जरूरत रिक्वायरमेंट नंबर 2 के लिए, ठीक है ना, तो मैंने इसको इसलिए एक तरीके से कर लिया। अच्छा, अब हम एस्टिमेशंस कर रहे हैं, तो अच्छा बेसिस ऑफ ओवरहेड क्या है, डायरेक्ट वेजेस, तो चलो मैं डायरेक्टली जो है डायरेक्ट वेजेस ऑफ द करंट ईयर निकाल लेता हूं और ओवरहेड फॉर द करंट ईयर निकाल लेता हूं पहले रिक्वायरमेंट के लिए। हाउ मच इज डायरेक्ट वेजेस फॉर द करंट नेक्स्ट ईयर, ये निकाल के दे मुझे। 93138। अच्छा अब देखें, एस्टिमेशन हमने इससे पहले किया था, कितना है लास्ट टाइम का, 80,720, यही है। तो क्या कह रहा है सवाल के अंदर, इट इज एंटिसिपेटेड दैट फॉर द ईयर एंडेड 31 नेक्स्ट द एवरेज डायरेक्ट लेबर आवर रेट विल इंक्रीज फ्रॉम 3.25 टू, तो आपको याद है हमने उसके अंदर किया था इंश्योरेंस के अंदर, तो बिल्कुल उसी तरीके से पिछले साल के रेट से डिवाइड कर देंगे, 3.25 था, इस साल का रेट कितना हो गया 3.76। अब अगर आपके पास कोई वॉल्यूम का इंपैक्ट होता तो वॉल्यूम का इंपैक्ट भी देते, लेकिन वॉल्यूम इज अनचेंज, तो कितना आ रहा है 87, लिखा है क्या, अच्छा अच्छा एक मिनट, एंड लेबर एफिशिएंसी विल इंप्रूव बाय 10% इनटू पॉइंट, एफिशिएंसी आपके इंप्रूव हो गई 84, ये बिल्कुल 100% हमने अपने सवाल में किया था एस्टिमेशन में, एफिशिएंसी और रेट का इंपैक्ट ये आ गया। फिर परचेज प्राइस पर यूनिट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल विल रिमेन सेम, वॉल्यूम भी सेम है और प्राइस भी सेम है, तो इसका मतलब है कि इस साल मटेरियल सेम ही रहेगा, मटेरियल में कोई चेंज नहीं आया, एग्री नहीं, पढ़ो। लेबर के बारे में वो क्या कह रहा है कि लेबर का पहले तो रेट का इंपैक्ट ले लिया हमने, पिछले साल से रेट इस साल बढ़ गया, तो पिछले साल से डिवाइड किया, इस साल से मल्टीप्लाई किया, तो रेट का इंपैक्ट आ गया। फिर लेबर एफिशिएंसी अगर इंप्रूव हो गई तो क्या होगा, कॉस्ट कम हो जाए, कितने परसेंट आपकी जो है वो लेबर एफिशिएंसी बढ़ रही है, 10%, तो आपकी कॉस्ट 10% कम हो जाएगी, तो जो भी कॉस्ट आ रही है उसका 90% लगेगा। या तो ये करेंगे टोटल निकाल के 10% निकालें, उसको माइनस कर दें, या 90, तो ये हमने, तो आपकी लेबर की कॉस्ट ये आ गई। फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में क्या कह रहा है, तो यहाँ पे वो कह रहा है कि दी परचेज प्राइस विल रिमेन दी सेम, तो उसमें मटेरियल में कोई चेंज नहीं है। फिक्स ओवरहेड विल इंक्रीज बाय 20%, तो फिक्स ओवरहेड जो हमारा था 39,245 इंटू 1.247, ठीक है, ये आपका। अच्छा अगर वॉल्यूम का भी इंपैक्ट दे देता तो आपको जरा अच्छी नॉलेज हो जाती है, लेकिन वॉल्यूम का इंपैक्ट यहाँ पे नहीं है, तो हम सिर्फ, अच्छा फिर वेरिएबल ओवरहेड का क्या कह रहा है 22%, तो 61,290
इंटू 122 1.22 7444। इसका मतलब है आपके टोटल ओवरहेड फॉर दिस पीरियड इज 1868। ठीक है, ये ओवरहेड हो गया। अब आप मुझे बताइए कि आपको रेट निकालने के लिए कौन सा डेटा चाहिए। देयरफॉर फैक्ट्री ओवरहेड रेट बेस्ड ऑन डायरेक्ट वेजेस या डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। फॉर्मूला क्या है हमारा, estimated factory overhead divided by basis, that is direct labor cost। तो एस्टिमेटेड ओवरहेड आ गया, ये एग्री कर रहे हैं, ये ओवरहेड आ गया टोटल और ये वेजेस आ गया इस साल का। यस, ओवरहेड और वेजेस, तो वेजेस आ गया हमारे पास 84,048 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि ये कॉस्ट है तो मल्टीप्लाई बाय 100 से आ जाएगा, तो 145% ऑफ डायरेक्ट लेबर या वेजेस। तो कल मुझसे कोई या पिछले आज कोई पूछा था क्या सर ये माइनस में आ सकता है, माइनस में तो यूं आएगा आपका, देखें ओवरहेड ज्यादा है और वेजेस कम है, तो ऐसा हो सकता है। तो इसका मतलब है कि हर, क्या मतलब क्या हुआ, हर 100 रुपए के लेबर के ऊपर 145 रुपए जो है वो ओवरहेड लगना चाहिए, यही बात बनी ना। हर 100 रुपए के लेबर के ऊपर 145 रुपए जो है वो ओवरहेड लगेगा, ये इसकी इंटरप्रिटेशन बनती है। हाँ, माइनस तो नहीं हुआ, बेसिकली 145% ऑफ, ये हो सकता है। तो एक कुछ स्टूडेंट कह रहे थे सर ये इससे बढ़ सकता है, हाँ बढ़ सकता है, ये आपके सामने आ गया। सेकंड रिक्वायरमेंट जो है मुझे बहुत पसंद है, ये आईक्यू है, आईक्यू केस। बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट इस पे यहां पे अप्लाई हो रहा होगा कि देखिए इससे कॉस्टिंग का डायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं है। वो कहता है कि कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन सेल्स, ठीक है ना, सेल्स प्राइस, प्राइस वॉल्यूम दोनों में सेम है, तो इसका मतलब है कि सेल्स प्राइस कितनी होगी। तो कह रहा है कि कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन सेल्स प्राइस विच विल बी रिक्वायर्ड with an unchanged volume of sales to maintain the same net profit percentage to turnover for the next year as achieved in the previous period। तो इसका मतलब है कि पहले पिछले साल का रेट ऑफ प्रॉफिट का रेशो निकालना पड़ेगा और वही रेशो यहां पे भी अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो पिछले साल का, इसीलिए मैंने ये सारी कैलकुलेशन की थी, वरना तो मेरा इससे भी काम चल जाता। रिक्वायरमेंट नंबर 2 में जो है, तो अगर मैं देखूं तो मेरा पिछले साल का ये जो अमाउंट आ रहा है वो 20,000 का प्रॉफिट आ रहा है और ये आपके पास आ रहा है 960। इसका टोटल किया तो ये टोटल कॉस्ट आ गई, इसमें से इसको माइनस किया तो ये प्रॉफिट आ गया। अब देयरफॉर प्रॉफिट का परसेंटेज टू सेल्स कितना आ रहा है, रेट ऑफ प्रॉफिट, देयरफॉर रेट ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू 20,000 डिवाइडेड बाय टू सेल्स, 5.9 5.9 4%, 5.94%। ये एग्री कर रहे हैं? क्या कह रहा है वो रिक्वायरमेंट में, वो कह रहा है कि इस साल भी हमारा रेट ऑफ प्रॉफिट सेम होगा। अच्छा, अब
जरा अप्लाई करें। मैंने थोड़ा सा आपको जब एनपीओ समझा रहा था तो रेट ऑफ जीपी के ऊपर बात की थी काफी, ऑफ जीपी। तो मैंने कहा था कि रेट ऑफ जीपी या रेट ऑफ नेट प्रॉफिट जब भी हो तो इसके अंदर 3 चीजों की जरूरत होती है। इसकी अगर हम इक्वेशन बनाएं तो इसकी इक्वेशन क्या बनती है? सर सेल्स इज इक्वल 3367 टू, एक मिनट, सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, यही है ना? अब ये रेट ऑफ जीपी किसके ऊपर है? सेल्स के ऊपर है या कॉस्ट के ऊपर है? सेल्स के ऊपर है। जिसके ऊपर परसेंटेज कैलकुलेट की जाती है वो 100 होता है। तो यहाँ पे परसेंटेज किसके ऊपर कैलकुलेट की है? तो सेल्स 100 हुआ, प्रॉफिट कितना है? 5.94, तो कॉस्ट कितनी आ गई? 94.06। हाँ या नहीं? और कह रहा है कि इस साल भी ये सेम रेशियो रहेगा। मैंने 90% बता दिया, अब आपको 10%। तो सबसे पहले मुझे सेल्स निकाल के बताएं कि इस साल की सर सेल्स 336700 कितना? 336700 3367 नहीं, वो नहीं है। 363198। यहाँ लिख दो, यहाँ पे स्क्रीन पे चैट में लिख के बताओ। थ्री 363198। बहुत आसान सी बात है यार। इसमें आप अपने आप को जो ना एक्टिव नहीं कर रहे, ये बहुत ही आसान सी बात है। और ये रेट ऑफ जीपी का कॉन्सेप्ट का आगे यहाँ, इसलिए इससे आगे आना बहुत जरूरी है। देखें आपको और मुझे जादू थोड़ी को आता है यार। जब भी ये चीज पूछी जाएगी ना, आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जब भी इसको अप्लाई करना होगा तो तीनों में से एक चीज जरूर दी हुई होगी। कॉन्सेप्ट होना चाहिए आपको। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? प्रॉफिट कहां दिया हुआ है? वो प्रॉफिट का अमाउंट सेम नहीं कह रहा, रेट सेम कह रहा है। तो तीनों में से कौन सी चीज दी हुई है? कॉस्ट। तीनों का टोटल करें, इसको इसको तीनों का टोटल करें तो कॉस्ट आ जाएगी या नहीं आएगी? कितनी आ रही है? 31624, ये कॉस्ट है। तो तीनों में से एक चीज आ गई, कॉस्ट। तो देयरफॉर करंट ईयर की सेल्स जो है, देयरफॉर करंट ईयर सेल्स, करंट ईयर सेल्स इज इक्वल टू 341624। समझने की कोशिश करो, कॉन्फिडेंस गेन करो। तीनों में से एक चीज जब भी रेट ऑफ जीपी दिया होगा तो तीनों में से एक चीज, प्रॉफिट दिया होगा, सेल्स दी होगी या कॉस्ट दिया होगा। तो क्या दिया हुआ यहाँ पे? कॉस्ट। कॉस्ट कितने परसेंट रिप्रेजेंट कर रही है? जो फिगर दी हुई है उसको उसी की परसेंटेज से डिवाइड कर। चाहिए क्या? अगर आपको प्रॉफिट निकालना है, तो आप 5.94 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रॉफिट की फिगर आ जाएगी। इसको इसमें ऐड करेंगे तो सेल्स आ जाएगी। और अगर डायरेक्टली सेल्स चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो सेल्स आ जाएगी। यस, कोई रॉकेट साइंस है क्या? ये फैक्ट्री ओवरहेड का पोर्शन है? नहीं, ये तो नॉर्मल परसेंटेज जो है का कॉन्सेप्ट है। तो ये अब असल में सिर्फ मसला ये होता है कि हम आगे बढ़ते जाते हैं और पिछली चीजों को यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाते। तो थोड़ा सा देखिए, ये हमारे चार्ट अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो ऐसा नहीं हो कि आगे बढ़ रहे हो पीछे से सीढ़ियों को काटते जा रहे हैं कि अब तो उतरना ही नहीं है। एग्जामिनर कहता है हम आपको पीछे भी उतारेंगे, नीचे भी लेके आएंगे, तो आप बोले नहीं यार अब तो वो तो हमने सबने टीपू सुल्तान की तरह जो है वो कश्तियां जला दी, वापसी जाना ही नहीं है। ठीक है ना, ऐसे नहीं होगा जी। आ रही है अमाउंट 363198। ये हो गया पहला काम। दूसरा काम जो है, फिर रिक्वायरमेंट पड़े
उसने ये नहीं कहा कि इस साल की सेल्स कितनी होगी, वो कह रहा है कि पिछले साल से इस साल की सेल्स प्राइस कितने परसेंट बढ़ानी है, तो कितने परसेंट प्राइस बढ़ानी है, क्योंकि दोनों का वॉल्यूम सेम है, दोनों का वॉल्यूम सेम है, तो कितने परसेंट प्राइस बढ़ानी है। तो इसका मतलब है कि इन दोनों के दरमियान जो इंक्रीज हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, सिर्फ प्राइस की वजह से। अगर वॉल्यूम की वजह से होता तो फिर नहीं निकलता, फिर हमें वॉल्यूम को माइनस करना पड़ता, और ये वो फिर हम आगे जाके देखेंगे। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी आस्ते आस्ते करके, जैसे कॉस्टिंग का ये एरिया कंप्लीट होगा। लेकिन अगर समझ के करोगे तो जब आप वेरिएंसेस करोगे तो वेरिएंस के अंदर प्राइस का भी इंपैक्ट होगा और वॉल्यूम का भी होगा, ठीक है ना। यस, बिल्कुल ठीक है, सर 7.78%। बिल्कुल ठीक है। तो हम क्या देखेंगे, दोनों में इंक्रीज कितना हुआ पहले वो देख लेंगे, और क्या करेंगे, पिछले साल की सेल्स से इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, परसेंटेज ऑफ इंक्रीज। तो दोनों पीरियड की डिफरेंस कितना आया, देयरफॉर परसेंटेज ऑफ इंक्रीज रिक्वायर्ड माइनस 336,963, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। हमारा बेसिस कौन सा है, इस साल या पिछले साल से कंपेयर करना है, पिछले साल से। तो आप डिवाइड किससे करोगे, पिछले साल की सेल्स से। तो पिछले साल की सेल्स कितनी थी, 336,963 मल्टीप्लाई बाई 100, तो 7.78%। सेल्स प्राइस में कितना इंक्रीज चाहिए, 7.78%। अब एक दफा दोबारा रिक्वायरमेंट पढ़ लें। अच्छा, ये सवाल मैंने पंगा लिया, मैं सवाल ये ना कराता, 2-3 और आसान आसान सवाल करा देता, ठीक है ना। आपको पता चलता है कि ये सवाल कहीं मार्केट में पड़ा हुआ है, कहीं कहीं कोने पे नहीं है। तो अगर तो आप मुझे थोड़ा सा रूम दें और मैं इस किस्म के सवाल करवा दूं, तो आप सिर्फ रोए नहीं यार, बहुत रोते मैंने, आप यकीन माने, मैं जब जाता हूं ना अपने रूम में, तो स्टाफ आता है, बोलता है सर आपको पता नहीं क्या बीमारी है, आप क्यों कराते हैं ऐसे सवाल, आप मम्मा पापा करके जो है ना इनको छोड़ दें, क्योंकि बच्चा समझने के लिए तैयार नहीं है। तो आप उनको इतना करा दें जो डायरेक्टली एग्जाम के लिए जरूरी है। यार एग्जामिनर को मुझसे और आपसे पूछ ही करेगा नहीं, और ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ले लें तो थोड़ा सा रूम नहीं माना, मुझे पता है कि नहीं होगा, जब भी तो मैंने आपको करवाया। लेकिन अब आप इस सवाल को देखें तो आपकी लर्निंग कितनी हो गई है। तो ड्रीम कॉर्पोरेशन और ये दोनों सवाल को आप देखें तो आपकी लर्निंग हो गई ना अच्छी खासी। और अगर आपको हम बीच वाला सवाल करा दूं तो उससे लर्निंग बहुत लिमिटेड थी। तो मैं ऐसे अगर बीच वाले सवाल को 2 सवाल करवा दूं, 3 सवाल करा दूं, आप बोलेंगे यार फैक्ट्री ओवरहेड तो मजेदार हो गया। तो मजेदार हो जाएगा, क्योंकि अगला जो मैं एरिया लेके जाऊंगा जो एग्जामिनर का नॉर्मल एरिया है, 90% एरिया या 95% एरिया वही है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको अगर आ जाएंगे तो आपकी आगे की कॉस्टिंग जो है आप मुझसे लिखवा लें कि बेहतरीन हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसके लिए अच्छा, अब देखें ये सवाल क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये एग्जाम में नहीं पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो एग्जाम में डिट्टो पूछा जा चुका है पहले, इस स्कीम में नहीं, पहले। और आपको सुनकर ताजुब होगा, थ्योरी का क्वेश्चन पहले, मतलब ये जो नई स्कीम आई थी ना उससे भी पहले पूछा था, लेकिन इससे भी बहुत पहले नहीं। तो ये सवाल यहाँ पे है 17 नंबर का, हमारे एग्जाम में 20 नंबर का सवाल पूछा जाता है। थ्योरी का 20 नंबर का सवाल पूछा जाए, डिट्टो की बात कर रहा हूँ, डिट्टो पूछा गया है। और अब एग्जामिनर के हाथ में ये सवाल उसके स्कोप में नहीं है कि पहले पूछा जा चुका है। हमें तो इसलिए पता है क्योंकि हम तो, अगर मुझे आप तकरीबन जो है पिछले 25 सालों के अगर पूछें तो मुझे एक थोड़ा सा ओवरव्यू होगा, हाँ ये सवाल आ चुका है। तो ये सवाल डिट्टो एग्जाम में वर्ड टू वर्ड आ चुका है, ठीक है ना। ये सवाल नहीं आया। अच्छा, इसके बाद ये वाला जो सवाल है अगला F15, ये एग्जाम में आया और ये भी 100 क्वेश्चन आंसर का सवाल है। तो मेरा एक हैंडआउट था जिसके अंदर 3 सवाल थे, बल्कि 5 सवाल थे।
तो 3 सवाल ये थे, 1, 2 और 3, इसमें से 2 सवाल एग्जाम में आ चुके हैं और पहले हमने हैंड आउट कराया, बाद में एग्जाम में आए। ये मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं। ये सवाल नहीं आया, ये वाला, और नहीं आ रहा, काफी टाइम से नहीं आ रहा। तो मतलब ये सवाल ऐसा है कि इस अटेम्प्ट का जो सवाल आया ना पेपर, उसके हिसाब से तो अब ये बिल्कुल फिट बैठता है। ठीक है ना, मैं कहता हूं एग्जाम में ना भी आए तो भी कोई मसला नहीं है, लेकिन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब मैं आपको इतना जबरदस्त कॉन्सेप्ट दे रहा हूं और मैं आपको एक आध क्लास के बाद स्टडी टेक्स्ट निकाल के दूंगा, उसके अंदर से असल में एग्जामिनर कोने कोने ढूंढ रहा है हमारा असल ऑब्जेक्टिव क्या है फैक्ट ओवरहेड का। अब मेरी तरफ से तवज्जो होते हैं, ये तो हो गया सवाल, इसको घर पे बैठ के एक दफा दोबारा रिव्यू कर लीजिएगा, ठीक है ना, आपको इसकी लॉजिक समझ में आ जानी चाहिए। देखें हमारा असल ऑब्जेक्टिव क्या है, सब पहली क्लास का पहला लेक्चर जो मैंने यहां पे बनाया था, ऑब्जेक्टिव ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड रेट। हम क्यों कैलकुलेट करते हैं, वाई फैक्ट्री ओवरहेड रेट, ठीक है ना। तो हमने कहा था कि मटेरियल एक्चुअल मिल जाएगा जैसे जॉब कंप्लीट होगा, लेबर मिल जाएगा लेकिन फैक्ट्री ओवरहेड नहीं मिलेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एस्टिमेट करना पड़ेगा। अब मेरी बात सुने, एस्टिमेट के लिए 2 डेटा की जरूरत है, 1 ओवरहेड बाय बेसिस। तो बेसिस 5 है, उसमें से हमने कोई भी चूज कर लिया। ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कौन सा बेसिस कब। असल चीज क्या है, आपकी एस्टिमेशन सही होनी चाहिए। अगर एस्टिमेशन गलत हो गई तो रेट गलत, तो रेट गलत तो सारा प्रोसेस, कोटेशन गलत, एक्चुअल गलत, वेरिएंसेस गलत, तो हमारी सारी एम्फेसिस इसके ऊपर है कि हमारा एस्टिमेशन जो है वो सही हो। ठीक है, तो आज हम एक और स्टेप जा रहे हैं एक्यूरेसी की तरफ, कि हमारा जो रेट निकले वो काफी हद तक सही हो। तो उस हवाले से मैं आपको एक एग्जांपल बना के देता हूं, पहले इसकी पिक्चर बना दूं। अब मुझे तवज्जो चाहिए थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट लेके, और फिर मैं इसका प्रैक्टिकल भी कराऊंगा। और फिर अभी हम इसकी थ्योरी जो दी गई ना 20 नंबर वाली, जब मैं एग्जाम्पल दे दूंगा कि इसकी 20 नंबर की थ्योरी आपके लिए इतनी आसान हो जाएगी कि मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन पहले मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। तो अब जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो है, पहले थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट में, इसके ऊपर 20 नंबर का सवाल आ चुका है। एग्जामिनर ने आपके स्टडी टेक्स्ट के अंदर आधे पेज की या क्वार्टर पेज की थ्योरी छुपा के रखी हुई है, वो मैं आपको पेज और उसका बता दूंगा। अब मैं उसको हिट कर रहा हूं। एग्जामिनर के पास सवालात नहीं है ज्यादा, लेकिन एग्जामिनर अपने सवालात में ये वर्ड यूज करता रहा है जो भी मैं करूंगा आपके सामने। अज्यूमिंग, या तवज्जो प्लीज, अब मैं सवाल बना रहा हूं इसके लिए मुझे थोड़ा सा और, ABC कॉर्पोरेशन हैज provided you following data for 2022. तीन डिपार्टमेंट है और एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड फॉर डिपार्टमेंट ए वो है 2 मिलियन, इसका जो है वो 1,600,000 और इसका जो है वो 3 मिलियन। तो टोटल हो गया आपके पास 6.6 मिलियन। मशीन आवर्स, इस डिपार्टमेंट के जो मशीन आवर्स जो है
वो 1 लाख घंटे, इसके जो है वो 80,000 घंटे, और इसके जो है वो 1 लाख घंटे। टोटल हो गया 2,80,000। यहाँ पे ये है कि पूरे साल में जो मशीन आवर्स चाहिए वो कितने हैं? 2,80,000। ठीक है, लेकिन अब तक जो हम करते हुए आए हैं वो टोटल डिवाइड बाय टोटल यही करते हुए हैं। अब यहाँ पे इशू क्या है? अब हमारे पास डिपार्टमेंट्स भी हैं, ठीक है ना। तो अब 3 जॉब पे काम हुआ है, तीनों जॉब के ऊपर 27,000, बल्कि एक मिनट, तीनों जॉब्स के ऊपर जो है वो 9,000, 9,000 एंड 9,000 टोटल आवर्स लगे हैं ईच। 3 जॉब कंप्लीट हुए पहले 10 दिन के अंदर, हर जॉब के ऊपर आवर्स कितने लगे टोटल। लेकिन सुन लें, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में सारे जॉब यूनिफॉर्म नहीं होते। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में सारे जॉब यूनिफॉर्म नहीं होते, तो लगे तो सब पे 9,000 घंटे, लेकिन इसकी कंपोजिशन बहुत डिफरेंट है, ठीक है ना। वो देगा एग्जामिनर। फॉर एग्जाम्पल, ये सवाल सारा एग्जामिनर दे रहा, मैं एग्जामिनर हूं आपका, ठीक है ना। आप बोलेंगे ये आया कहां से, मैं बना रहा हूं यार, ठीक है ना। तो आपको सोचनी है ये आया कैसे, फौरन जो एग्जामिनर बन जाते हो आप लोग। अच्छा, आप सुने तो देखिए, सारे जॉब के ऊपर ये 9,000 हो गए, 9,000। लेकिन आप देखें कि क्या हर जॉब यूनिफॉर्म है? नहीं है। क्या जरूरी है यूनिफॉर्म होना? नहीं। मिसाल के तौर पे अगर अज्यूमिंग के ये हम किसी फर्नीचर की उसके ऊपर है फैक्ट्री पे, तो अगर ये डिपार्टमेंट मेरा पॉलिशिंग डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट पॉलिशिंग डिपार्टमेंट है, और अगर एक फर्नीचर है जिसमें सिर्फ फॉर्मिका लगा हुआ है, उसमें पॉलिश हो ही नहीं रही, तो क्या ये जॉब जो है, क्या पॉलिशिंग डिपार्टमेंट की सर्विसेज लेगा? ऑब्वियसली नहीं लेगा। तो इसके लिए क्या है? इसके 0 आवर्स है ना। तो हो सकता है ऐसा हो सकता है कि कुछ डिपार्टमेंट किसी जॉब से थ्रू ना हो। फॉर एग्जाम्पल, एक जो है डिपार्टमेंट है, जैसे इन्होंने टी शर्ट पहनी हुई है, ठीक है ना, इस टी शर्ट के ऊपर जो है कुछ लिखा हुआ है। अब इन्होंने जो टी शर्ट पहनी हुई है उस पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ठीक है ना। तो अगर ये जो टी शर्ट जो है वो उस डिपार्टमेंट में से लाजमी निकलेगी जहां पे वो प्रिंट हो रहा है,
और जो टी शर्ट जिसमें प्रिंट नहीं है तो उस डिपार्टमेंट में उसका कोई काम नहीं है। तो डिपेंड करता है आपके प्रोसेस के ऊपर। तो अब आपके पास इंडस्ट्री किस किस्म की हो गई, सिंगल डिपार्टमेंट या मोर देन वन डिपार्टमेंट। तो ये आपके पास डिपार्टमेंट्स हैं और ये सिंगल डिपार्टमेंट है। तो इंडस्ट्री दो किस्म की हो सकती है, सिंगल डिपार्टमेंट भी हो सकता है और मल्टीपल भी हो सकता है। अब मेरे पास इस बेसिस पे दो ऑप्शंस अवेलेबल हो गए। अगर मैं सिंगल डिपार्टमेंट ओवरहेड रेट निकाल रहा हूं, एस्टिमेटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बेसिस, तो मेरे पास क्या रेट आ रहा है। अगर मैं सिंगल निकाल रहा हूं 23.57 पर आवर। अच्छा, अब इंडिविजुअली निकाल रहा हूं तो इसका रेट आ रहा है इज इक्वल टू 30, इसका रेट आ रहा है 20, यस, इसका रेट आ रहा है 20। सही है। अब ये आपके रेट्स आ गए। अब मुझे बताइए कि अगर मैं फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाई करता हूं टोटल के बेसिस पे, तो अगर मैं सिंगल रेट यूज कर रहा हूं, फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड, अगर सिंगल रेट यूज कर रहा हूं तो हर जॉब के ऊपर कितने घंटे लगे, 9000 मल्टीप्लाई बाय क्या रेट लूंगा, तो हर जॉब के ऊपर फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड कितना आ रहा होगा। यार मुझे बहुत तवज्जो दें, अकबर को लिफ्ट ना कराएं, मुझे लिफ्ट कराएं। हाँ, 212.130 हर जॉब के ऊपर फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो कितना आएगा 212। सबके ऊपर क्या होगा, सिमिलर सबके ऊपर। क्यों, क्योंकि हम कौन सा रेट यूज कर रहे हैं, डिपार्टमेंटल को तो हमने इग्नोर कर दिया। हमने कहा सबके ऊपर जितने इतने घंटे लगे, सबके ऊपर कितने घंटे लगे 9000 9000 एंड 9000, 9000 मल्टीप्लाई बाय दिस, ये हमने ओवरहेड लगाया, दिया और नीम के दरख्त के नीचे बैठ गए कि अब एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा। ठीक है ना। लेकिन दूसरा बंदा जो है वो कहता है यार क्या हो गया, पागल हो, आपने ये कोटेशन दिया इस जॉब का, तो इसमें तो ये तो सर्विस ले नहीं रहा, इसके अंदर तो ये डिपार्टमेंट भी शामिल है, तो क्या देना चाहिए। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ये ऐसी इंडस्ट्री है कि जहाँ पे हर डिपार्टमेंट के रेट अलग अलग हैं और सब्सटेंशियली फर्क भी है, सब्सटेंशियली फर्क भी है। और कुछ डिपार्टमेंट ऐसे, कुछ ऐसे जॉब है जो हर डिपार्टमेंट से पास नहीं भी हो रहे, तो इसका मतलब है कि सिंगल रेट मुनासिब नजर नहीं आ रहा, तो फिर हम क्या करें, मल्टीपल रेट यूज करें, डिपार्टमेंटल रेट यूज करें। तो अगर मैं डिपार्टमेंटल रेट यूज करता तो डिपार्टमेंटल रेट यूज करता तो मेरा ओवरहेड कितना आता, अप्लाइड ओवरहेड। ठीक है ना। अब आ जाइए ए बी और सी, जॉब 313 314 और 315। अब क्या करता मैं, अब मैं क्या करता कि डिपार्टमेंट ए का, यहां देखो बेटा तवज्जो के साथ, डिपार्टमेंट ए के कितने घंटे लगे 3000, रेट कितना है, इसी से मल्टीप्लाई करता ना, तो क्या आ जाता 3000 मल्टीप्लाई बाय 20, 6000 या 60,000, 60,000 ये आ गया। अच्छा, फिर इसके बाद बी को अप्लाई करता तो 4000 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू 80,000, और फिर 30 मल्टीप्लाई बाय 2000, 2000 मल्टीप्लाई बाय 30 इज इक्वल टू 60,000। टोटल कितना हो गया 2 लाख।
2 लाख। अब आप मुझे बताइए कि आपको रैशनल कौन सा लग रहा है, 2 लाख या ऊपर वाला 2 लाख? 2 लाख अब लग रहा अगर आपने अगर आपने सिंगल रेट दे दिया तो आपका कोटेशन क्या हो गया है, ज्यादा दे दिया आपने कोटेशन लगना कितना चाहिए था, 2 लाख, आपने उसको कोटेशन कितने का दे दिया? तो ये फैक्चुअल है या मिस्टेक है? मिस्टेक। तो मैं आपसे कह रहा हूं मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। हाँ, आपको पता है कि 2,12,000 है तो 2,12,000 दें आप, लेकिन यहां पे हमारी इंडस्ट्री ऐसी है जहां पे सिंगल रेट अप्लाई कौन सा होना चाहिए, डिपार्टमेंटल होना चाहिए। तो फिर डिपार्टमेंटल रेट से देते, तो अगर नहीं दिया डिपार्टमेंटल तो क्या हो गया, आपका कोटेशन ओवर स्टेट हो गया। तो सही है या गलत है आपको? क्योंकि कंपटीशन नहीं, यहाँ पे तो 500-500 रुपए के ऊपर जो है आपका आपका कंपटीशन चल रहा होता है। तो ये हो गया। अच्छा चलें अब दूसरे को देख लेते हैं, इसकी क्या कॉस्ट आती है, इसके कितने घंटे लगे, 3,000, 3,000 मल्टीप्लाई बाय 20, 60,000, यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा, और 6,000 मल्टीप्लाई बाय 30, 180 इज इक्वल टू 240। अब यहां पे क्या है, आपका होना कितना चाहिए था, 240, आपने दिया कितना, 212। कम दे दिया, क्या हो गया, सारे जॉब मिल गए। आप बोलेंगे यार ये तो बड़ा बरकती मैनेजर है, इसके आते साथ ही जॉब आना शुरू हो गए। जब साल खत्म हुआ तो पता चला कि लॉस, क्योंकि एक्चुअल कॉस्ट कितनी आई होगी, 240 या 212, 240 आई होगी ना। तो जॉब तो सारे मिल गए क्योंकि आपने कोटेशन कम दिया। तो अगर आप इस हालात में सिंगल रेट यूज करेंगे, या तो जॉब बढ़ जाएगा, दोनों हालात में मसला है, दोनों हाथ में मसला है। आपको क्या होना चाहिए, जो भी ट्रू एंड फेयर है वो आप दें, जो करेक्ट है वो दें। तो आज मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं एक्यूरेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इफ द इंडस्ट्री इज सच कि जहां पे डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब्स हो, हर डिपार्टमेंट के रेट अलग अलग हो, और हर जॉब की नेचर, तो फिर वहां पे सिंगल रेट नहीं चल सकता। तो वहां पे कौन सा रेट चलेगा, डिपार्टमेंटल रेट चलेगा। ये मैं आपको आज से फ्लेवर देके जा रहा हूं, अगली क्लास में हम फिर डिपार्टमेंटल की तरफ जाएंगे। ओके, तो हमारे पास 2 रेट हो गए, एक कौन सा, डिपार्टमेंटल रेट, ये कौन से रेट से, डिपार्टमेंटल रेट्स, ये डिपार्टमेंटल रेट, सॉरी ये डिपार्टमेंटल रेट्स, और ये रेट कौन सा है, सिंगल। सिंगल के 2-3 नाम है, एक और बड़ा जबरदस्त किस्म का नाम यूज करता है, एक बहुत जबरदस्त किस्म का नाम यूज करता है, उसका नाम है, ये एग्जामिनर ने अपने किसी सवाल में भी लिखा हुआ है, इसका एक और नाम यूज करता है, ब्लैंकेट ओवरहेड रेट। ब्लैंकेट का मतलब ओवरऑल। अब ये नहीं कि सर्दियां आ रही हैं तो ब्लैंकेट दे दिया उसने, ये नहीं है। ब्लैंकेट का मतलब यहां पे क्या है, ओवरऑल। तो ओवरऑल रेट जो होता है वो कौन सा होता है, सिंगल रेट। तो इसका दूसरा नाम क्या है, ब्लैंकेट ओवरहेड रेट। तो इस इंडस्ट्री में क्या ब्लैंकेट रेट यूज करना चाहिए या डिपार्टमेंटल करना चाहिए? और अगर आपने ब्लैंकेट यूज कर लिया तो आपकी कॉस्ट या बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। इससे क्या होगा, कॉस्ट आपकी अंडरस्टेट या ओवरस्टेट हो जाएगी, आपकी सेलिंग प्राइस अंडरस्टेट या ओवरस्टेट हो जाएगी, आपका प्रॉफिट अंडरस्टेट या, तीनों पे इफेक्ट आएगा ना। पहले प्राइस के ऊपर आएगा, फिर सेलिंग प्राइस के ऊपर आएगा, एंड देन इसके बाद प्रॉफिट के ऊपर आ जाएगा। तो तीनों चीजें आपकी गलत हो जाएंगी। तो देयरफॉर, अच्छा तीसरे को हम देख लेते हैं, चले तीसरे को भी देख लेते हैं कि उसमें क्या हुआ। तो तीसरे को जब मैं देखता हूं तो इसका कितना आ गया, 4,000 घंटे, 4,000 मल्टीप्लाई बाई 20 इज इक्वल टू 80,000, 80,000, 4,000 मल्टीप्लाई बाई 20, और ये 1,000 मल्टीप्लाई बाई 30 इज इक्वल टू 30, 190।
अब आप देखेंगे 190 एक्चुअल देना चाहिए था, हमने कोटेशन ज्यादा दे दिया, ओवरशेड हो गए, सब भाग गए। तो ना कम होना चाहिए ना ज्यादा होना चाहिए। अब अगर सिर्फ आधे मिनट के अंदर ही जो आपको मैंने दिया हुआ है हैंड आउट, यस, इसके नीचे क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है। इसकी रिक्वायरमेंट क्या दे रहे हैं आपको? वो कह रहा है कि यू आर रिक्वायर्ड टू एग्जामिन, ये जो अभी हैंड आउट दिया हुआ है उसके क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है यू आर रिक्वायर्ड टू एग्जामिन, वर्ड क्या लिखा हुआ है? क्रिटिकली। जब क्रिटिकली है ना तो आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। क्रिटिकली द इफेक्ट ऑफ अबव सिस्टम ऑफ ओवरहेड एब्जॉर्प्शन। तो कंपनी जो है वो कौन सा बेसिस यूज कर रही है? ब्लैंकेट। अभी हम पढ़ते हैं सवाल, कंपनी कौन सा बेसिस यूज कर रही है? ब्लैंकेट। जबकि होना क्या चाहिए थे? ऑन द कंपनीज प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट प्राइस के ऊपर, कॉस्ट के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, प्राइस के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। कंपनी कौन सा बेसिस यूज कर रही है? ब्लैंकेट। ब्लैंकेट का मतलब सिंगल, सिंगल रेट, ब्लैंकेट रेट, प्लांट वाइज रेट, पूरे प्लांट का प्लांट वाइज रेट। और इंडिविजुअल जो है, अभी दुकान ना बंद करो, पढ़ तो लो पहले, चलो दुकान बंद करना, पहले सवाल तो पढ़ो मेरे साथ। ठीक है, आप लोग जीनियस है, मैं मानता हूं। यस, a light engineering company calculates its production overhead absorption rate at the end of the month by dividing the, अब अंग्रेजी में आपको ये लिख रहा है, कैसे निकाल रहा है? टोटल। तो जब टोटल होता है तो सिंगल रेट हो गया। वो कह रहा है कि टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय incurred with the total number of units produced in that month। तो क्या कर रहा है? ब्लैंकेट हुआ ये। अब उसने वर्ड भी यूज किया, दिस, अंडरलाइन कर लें या हाईलाइट करें, दिस। उसने कहा जो एक रेट निकाल रहा है उस रेट को क्या कहते हैं? ब्लैंकेट ओवरहेड। दिस ब्लैंकेट रेट इज अप्लाइड रिट्रोस्पेक्टिवली टू दी मंथ्स प्रोडक्शन। क्या कर रहे हैं कि हम पूरे महीने के ऊपर इसको अप्लाई करते हैं, जैसे अभी हमने F1 और F3 में देखा था। ठीक है, ये तो कंपनी अप्लाई कर रही है। अब नेचर ऑफ इंडस्ट्री क्या है? वो ये वाली है। अब आपको अंग्रेजी में लिख रहा है कि नेचर ऑफ इंडस्ट्री ये है, डेटा नहीं दे रहा, एक्सप्लेन कर रहा है। अब देखें, अब आपको बिल्कुल ये बात वाज़ेह होना शुरू हो जाएगी, ये वाली। ठीक है ना, देखें क्या है, क्या कह रहा है वो? अगर अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड, अलग अलग वैरायटी है जब भी तो, अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द कंपनी एंड द टोटल डिमांड इज सच दैट देयर आर सम अनअवॉइडेबल फ्लक्चुएशंस। उसको छोड़ दें एक मिनट के लिए। फिर इसके बाद अब आगे पढ़ें जरा गौर से। एक तो क्या है कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, आगे क्या कह रहा है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वेरी फ्रॉम लाइट असेंबली वर्क टू सेमी ऑटोमेटिक मशीन शॉप्स। तो हर डिपार्टमेंट सिमिलर नहीं है, तो हमारा डिपार्टमेंट भी सिमिलर नहीं था, सबके रेट अलग अलग थे। फिर आगे क्या कह रहा है? एंड within each department the processing time for different products varies considerably। तो हमारे यहाँ पे हर डिपार्टमेंट के टाइम कंसिडरेबली डिफरेंट है या नहीं है? तो इसका मतलब है कि वो सारी इसी की बात कर रहे हैं। और क्या कह रहा है? इन सम केसेस प्रोडक्ट डू नॉट पास थ्रू एवरी डिपार्टमेंट। तो पूरा ये सिनारियो मैंने बनाया, ठीक है ना। तो ये इसी पैराग्राफ की अंडरस्टैंडिंग बन गई। तो अगर कंपनी कौन सा बेसिस यूज कर रही थी? ब्लैंकेट, टोटल डिवाइड बाय टोटल। तो क्या अगर ये करेगी तो क्या इसकी कॉस्ट सही आएगी? नहीं। क्या इसकी सेलिंग प्राइस आपकी सही होगी? नहीं। और जब सेलिंग प्राइस सही नहीं है, कॉस्ट सही नहीं है, तो आपका प्रॉफिट या तो अंडर स्टेट हो जाएगा या ओवर स्टेट हो जाएगा। तो इसके लिए अगर आप ये एग्जाम्पल पहले बना के और फिर इसको एक्सप्लेन करें तो 20 नंबर पूरे करीब करीब मिल सकते हैं। ठीक है ना। तो ये एग्जाम्पल इसके साथ लिंक कर देंगे, इसके आंसर को अगर समझना है तो इसका एग्जाम्पल ये वाली है, प्रैक्टिकल। तो आपको अगर ऐसा हो ना तो पहले पैराग्राफ, एक पैराग्राफ लिखना चाहिए व्हाट इज ब्लैंकेट ओवरहेड रेट, फिर दूसरा पैराग्राफ लिखना चाहिए छोटा के डिपार्टमेंटल ओवरहेड रेट क्या है, या ब्लैंकेट और डिपार्टमेंट को एक पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया व्हाट इज डिपार्टमेंटल। तो व्हाट इज डिपार्टमेंटल ओवरहेड रेट?
कि जहां पे हर डिपार्टमेंट की कॉस्ट और इसके बेसिस को अलग अलग डिपार्टमेंट से हम रेट को कैलकुलेट करते हैं। एंड देन इसके बाद जो है ब्लैंकेट क्या होता है, टोटल डिपार्टमेंट ओवरहेड डिवाइड बाय टोटल बेसिस, ठीक है ना। तो ये हमारा ब्लैंकेट वर्सेस, एग्जामिनर ने सिर्फ एक दफा थ्योरी पूछी है, प्रैक्टिकल अभी एग्जाम में नहीं पूछा गया, तो मैंने आपको इसकी प्रैक्टिकल की भी एक एग्जांपल बना के दे दी कि ब्लैंकेट और ये है। अब मसला क्या है अगली क्लासेस में जो हम समझना चाहेंगे एक्यूरेसी की तरफ, कि क्या ये डिपार्टमेंटल ओवरहेड आपको प्लेट में निकाल के दिए हुए होंगे? क्या आपके कॉस्ट डिपार्टमेंट वाइज होते हैं? नहीं, वो तो कॉमन होते हैं। तो डिपार्टमेंटल ओवरहेड कैसे निकालें, तो उसको समझने के लिए हम अगले 3 क्लासेस यूज करेंगे, और यही हमारा मेन एरिया है जो कि है। तो अगली क्लास में हम क्या देख रहे होंगे कि डिपार्टमेंटल ओवरहेड कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है ना। अब हमारी वहां पे डायरेक्शन चली जाएगी, ठीक है ना। तो अभी तो असल में देखे ना, मटेरियल लेबर तो दोनों में सेम होगा, चाहे ब्लैंकेट यूज करें या, तो फर्क जो आएगा वो किसकी वजह से आएगा, ओवरहेड की वजह से उसका। हाँ हाँ यार देखो, कुछ नहीं पता होता। नॉर्मली क्या होता है कि जब एग्जामिनर के पास सवाल पूरे नहीं होते ना, मार्क्स, तो वो 4 नंबर की थ्योरी एक में डाल देता है, 2 नंबर की एक जगह डाल देता है। तो थ्योरी आजकल सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से आ रही है, ठीक है ना। तो कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लेकिन यू शुड एक्सपेक्ट अराउंड 7 to 8 मार्क्स थ्योरी। और वो ऐसा नहीं होगा कि आप करके जाएंगे वो आ जाएगी, वो जनरल टाइप की थ्योरी होगी। तो जहां पे भी आपको छोटी छोटी थ्योरी नजर आए ना, तो उसको पढ़ के उसको रिव्यू जरूर कर लिया करें। तो थोड़े से चक्कर आए आज आपको, है ना। तो अब एक दफा आज ही अगर इसको रिव्यू कर लें, तो फिर इंशाल्लाह जब अगली क्लास में होगे, तो आज मैंने आपको थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स चीज कराई, अगली क्लास में बिल्कुल मैं नॉर्मल ट्रैक पे, ठीक है ना। हाँ वही है। ओके जी, थैंक यू।